Hello dear students, welcome to my channel Social Science Classes by VBEST. This is second part of the chapter Power Sharing, and in this video we will discuss the remaining topics. So our first topic of this video is ethnic composition in Sri Lanka or ethnic composition of Sri Lanka. ठीक है, तो हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है. इन श्रीलंका Sinhala speaking community forms the majority of the population, that is 74%. ठीक है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है, लैंग्वेज है, वो है सिंहला लैंग्वेज. और सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं 74% हैं. टोटल पॉपुलेशन से 74% पीपल क्या बोलते हैं, सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं. इट मीन्स दे आर इन मेजोरिटी. फिर बात करते हैं तमिल लोगों की. दे आर 18% in total population. ठीक है, and they are divided into two groups, Sri Lankan Tamils 13% and Indian Tamil 5%. ठीक है, जो तमिल लोग हैं टोटल 18% हैं पूरे देश में, और ये लोग ज्यादातर कहाँ पे सेटल्ड हैं, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में सेटल्ड हैं. इन लोगों को, जो तमिल लोग हैं, इन लोगों को इनके दो ग्रुप बने हुए हैं, श्रीलंकन तमिल जो कि 13% हैं और इंडियन तमिल जो कि 5% हैं. समझ में आ रहा है ना. तो श्रीलंका इंडियन तमिल्स वर सेंट टू श्रीलंका फॉर प्लांटेशन वर्क एज एन इंडेंचर्ड लेबर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, जब अंग्रेजों का समय था तो इंडिया से कुछ तमिलों को, कुछ तमिल्स को या कुछ लोगों को एज एन इंडेंचर्ड लेबर, एक फोर्स लेबर के रूप में कहाँ भेजा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ श्रीलंका में भेजा गया था ताकि वो प्लांटेशन वर्क में काम कर सके. बाद में वहीं सेटल्ड हो गए तो उन्हीं को क्या कहा गया, इंडियन तमिल कहा गया. तो मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. दीज आर अबाउट देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस. ठीक है, जो सिंहला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, दे आर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. और जो तमिल लोग हैं दे आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ठीक है, और 7% पॉपुलेशन जो है किसकी है, क्रिश्चियन लोगों की भी है. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है. नाउ अवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका मतलब है कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, यानी कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन थे, सिंहली लोग थे. तो सिंहली लोगों का ही क्या बोलबाला, ठीक है, सिंहली लोगों का ही बोलबाला होना, उन्हीं का डोमिनेशन होना ही क्या कहलाता है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. वो कैसे हुआ उसको बाद में बताती हूँ, पहले आप मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ समझ लो, उसकी मीनिंग समझ लो. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. तो मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ अकॉर्डिंग टू विच द मेजोरिटी कम्युनिटी ऑफ द नेशन शुड फ्रेम रूल्स in whichever way it wants, even disregarding the wishes and needs of other minor communities. ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार जो मेजोरिटी ग्रुप होता है वो पूरे देश में शासन करता है, अपने नियम कानून बनाता है, अपनी मनमानी करता है, और इस तरह से करता है कि दूसरे माइनॉरिटीज की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जाता, उनके कल्चर को सेव करने की कोशिश नहीं की जाती या खत्म करने की कोशिश की जाती है. तो उनको जो है उनको इग्नोर करते हुए मेजोरिटी क्या करती है, अपना शासन चलाती है या डोमिनेशन करती है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका took the advantage of their majority in the following ways. ठीक है, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसमें अधिकतर लोग कौन थे, सिंहला पीपल थे. ठीक है, सिंहला स्पीकिंग पीपल थे. तो उन्होंने अपनी मेजोरिटी का, गवर्नमेंट में मेजोरिटी में होने का क्या फायदा उठाया, देखिए. नंबर 1, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official language of the nation, thus disregarding Tamils. ठीक है, तो 1956 में जो है सिंहला गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंहला लैंग्वेज को पूरे देश की ऑफिशियल भाषा बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. इससे जो तमिल लोग थे उन लोगों को क्या लगा, उनको झटका लगा कि हमारी लैंग्वेज का क्या हो रहा है, हमारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है और
किसका डोमिनेशन हो रहा है, सिंहला लोगों का हो रहा है, तो वो अपनी ही भाषा को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड है गवर्नमेंट followed preferential policies that favored only Sinhala people for यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अब जो सिंहला गवर्नमेंट थी या सिंहला मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो सिंहला स्पीकिंग पीपल थे उन्हीं लोगों को यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन में रखा, उन्हीं लोगों को अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड्स की, और जो अदर माइनॉरिटीज थी या तमिल्स थे या दूसरे लोग थे, क्रिश्चियंस थे, ठीक है, तो इन लोगों को इन्होंने क्या किया, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट है अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड इन श्रीलंका टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सिंहला स्पीकिंग पीपल दे वर द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नए तरीके से सेट किया और उसमें ऐसे नियम कानून बनाए कि बौद्ध धर्म को जो है या बुद्धिज्म को इन्होंने क्या किया, सपोर्ट दिया, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह, ठीक है, इस तरह से उन्होंने ग्रांट वगैरह दिया अपने धर्म को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो ये कुछ रीजन थे जो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को दिखाते हैं। अब इसका क्या असर हुआ मैं आपको थर्ड टॉपिक में बताती। अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रगल बाय तमिल माइनॉरिटीज। ठीक है, अब जब मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा था श्रीलंका में, तो इसमें जो तमिल लोग थे वो बार बार हर्ट हो रहे थे, अपने आप को कंट्री से एलिनेटेड फील कर रहे थे, बिल्कुल अलग थलग पा रहे थे। तो उन्होंने अपने राइट्स को रिगेन करने के लिए और हर जगह सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। ठीक है, तो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। नंबर 1, श्रीलंकन तमिल्स फॉर्म्ड मेनी पार्टीज and they did struggle for the recognition of Tamil as an official language, for equality in education and jobs. They demanded for new Tamil state or Tamil Ilm. ठीक है, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स ने और इंडियन तमिल्स ने मिलके, जो टोटल 18% तमिल थे, उन्होंने मिलके क्या किया, तमिल भाषा को बचाने के लिए, तमिल लोगों के कल्चर को बचाने के लिए और तमिल लोगों को जो है इक्वलिटी दिलाने के लिए। ठीक है, किसमें, जॉब्स में, एजुकेशन में और अदर फील्ड्स में या गवर्नमेंट में। ठीक है, हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट पाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू किया, बहुत सारी अपनी पार्टियां बनाई। देश के अंदर जो है एक सिविल वॉर जैसा छिड़ गया और आपस में तमिल और सिंहला लोग क्या करने लगे, भिड़ने लगे आए दिन। ठीक है, तो आफ्टर 1980 इट टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। ठीक है, यानी कि जो तमिल लोगों का स्ट्रगल था वो 1980 के बाद एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया। अब सिविल वॉर क्या होता है, जब एक देश के ही अंदर जनता आपस में लड़ने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक भी खत्म होता है। नाउ अवर फोर्थ टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फॉर दिस आंसर वी हैव 2 रीजन्स, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके लिए हमारे पास 2 रीजन्स हैं, 2 कारण है। पहला कारण है प्रूडेंशियल रीजन। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारे देश में अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है अगर हम प्रॉपरली क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, और इसी तरह से इट इज नेसेसरी फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट पे हमारे सारे लीडर, सारे रिप्रेजेंटेटिव इक्वली ट्रीटमेंट पा रहे हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं, ठीक है, तो वो लोग सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फाई होंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या होगी, स्टेबल रहेगी, लंबे समय तक चलेगी, ड्यूरेबल रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया फॉर पावर शेयरिंग। फिर दूसरा है मोरल रीजन। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग पावर शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा मोरल रीजन हो गया फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, हमें पावर क्यों शेयर करनी चाहिए, इसके लिए मोरल रीजन ये है कि डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ ही क्या है, आपका पावर शेयरिंग है। ठीक है, बिना पावर शेयरिंग के हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो है चौथा टॉपिक भी पूरा होता है। अब हम अपना 5th टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग किस किस तरह से की जाती है, इसके 4 हेडिंग हम पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, व्हेन पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ये तीनों जो है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्गन्स अपने आप में सेपरेट हैं और तीनों का काम भी अलग अलग है, लेकिन ये अपने काम के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हैं और ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, दे कीप अ वॉच ऑन ईच अदर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग काम दिए गए हैं, लेकिन वो जो है एक समान है, कोई भी बॉडी बड़ी या छोटी नहीं है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को ही एक समान रखा गया है, यहाँ पे एक समान पावर्स दी गई हैं। मींस दे हैव डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो पावर है एक समान रूप से बांटी गई है। इसीलिए हम इसको एक सीध में रखते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, यानी कि जब हम रूलिंग पावर या गवर्नमेंट की पावर को क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। तो इस सिस्टम को हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी मानी जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो उनके कंडीशन के हिसाब से, यानी कि वर्टिकली हम इसको रखते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इसको कहते हैं। अब तीसरा इसमें तीसरी हेडिंग है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे सोशल ग्रुप्स भी क्या करते हैं, सोशल ग्रुप्स की भी अपनी सरकार होती है। ठीक है, तो जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जब पावर किसके बीच में बांट दी जाती है, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, कंट्री के, नेशन के सोशल ग्रुप्स होते हैं, वेरियस सोशल ग्रुप्स, और वो जो है अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका उदाहरण है बेल्जियम में। ठीक है, ऐसे ही चौथा टॉपिक है हमारा, चौथा हेडिंग है इसमें, पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स, बिकॉज दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंस देम हु आर इन पावर। ठीक है, देखिए वो लोग जो पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं वो तो सरकार चलाते हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो कभी कभी पब्लिक क्या करती है, अपने मूवमेंट ग्रुप क्रिएट करती है, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करती है, रैली करती है, मूवमेंट करती है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है फॉर चेंजिंग द डिसीजन। ठीक है, विच आर अगेंस्ट द पब्लिक। तो इस तरह से वो भी क्या करती है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मूवमेंट ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, वो भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का क्या रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो इस तरह से ये भी पावर शेयरिंग में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारे मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं विच आर नॉट इन रूलिंग पावर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।